प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूं। अगर आइन के किसी मामले पर इब्हाम हो तो उसे सुप्रीम कोर्ट के पास ले जाया जाता है ताकि सुप्रीम कोर्ट उसकी तशरीह कर दे। लेकिन यहां पर मामला यह है कि सुप्रीम कोर्ट के पास एक मामला गया और सुप्रीम कोर्ट ने उसकी तशरीह की, लेकिन उस तशरीह पर अब तशरीह हो रही है। मुख्तलिफ सियासी जमातें अपने अपने अंदाज में उसकी इंटरप्रिटेशन कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है, उस पर नून लीग समझती है कि नहीं, ये फैसले में ये इब्हाम है, ये गलती है, ये फैसला यूं ठीक है, यूं ठीक नहीं है। तहरीक इंसाफ उसकी इंटरप्रिटेशन, फैसले की इंटरप्रिटेशन अपने अंदाज में कर रही है, इलेक्शन कमीशन अपने अंदाज में कर रहा है। यानी इंटरप्रिटेशन की भी इंटरप्रिटेशन करना पड़ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? ये इब्हाम क्यों पैदा हुआ है? तहरीक इंसाफ जिसे जलसों की इजाजत नहीं मिल रही, वो अब फिर जलसों का ऐलान कर रही है। तहरीक इंसाफ जो हुकूमत से बातचीत नहीं करना चाहती, वो इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करने पर जोर दे रही है, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा है। एक तरफ भूख हड़ताली कैंप चल रहा है, दूसरी तरफ इमरान खान की रिहाई के लिए कानूनी जंग लड़ी जा रही है, लेकिन उसमें कोई खातिर खा कामयाबी होती हुई दिखाई नहीं दे रही। तो तहरीक इंसाफ के मामला किस तरफ बढ़ रहे हैं, इन तमाम चीजों पर बात करेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान मौजूद हैं। बैरिस्टर साहब, बहुत शुक्रिया, खुशामदीद। सर, आपकी भूख हड़ताली कैंप को अब तो काफी दिन हो गए, क्या समरात हासिल हो रहे हैं इस भूख हड़ताली कैंप से? देखिए, ये भूख हड़ताली कैंप हमने शुरू कर लिया था और ये एक नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट होता है और आप अपने स्ट्रगल कंटिन्यू करते हो। और जरूरी नहीं है कि एक ही दिन में आपको इसका समरा मिल जाए, लेकिन हम ये जरूर वाज़ेह करना चाहते हैं कि हम उस वक्त तक यहाँ बैठे रहेंगे और एहतजाज करते रहेंगे जब तक खान साहब बाहर नहीं निकलते। तो इसके लिए हमारा ये स्ट्रगल कंटिन्यू करेगा इंशाल्लाह। लेकिन इसका कितना इंपैक्ट हो पाएगा वैसे गौर साहब? अगर जाहिर है से किसी को फर्क नहीं पड़ रहा, हुकूमत भी इसका कोई प्रेशर नहीं ले रही, क्योंकि जो लियाकत बाग में बैठे हैं हुकूमत उनसे बार बार मुज़ाकरात कर रही है, आपके पास तो कोई नहीं आया मुज़ाकरात करने के लिए, जी आप भूख हड़ताली कैंप खत्म कर दे, आइए हम बात करते हैं। इस पॉइंट पे मुज़ाकरात ये वो करे या ना करे, लेकिन हम सिर्फ यही बावर कराना चाह रहे हैं और यहाँ बैठे रहेंगे कि अपने कंडक्ट से हमारा ये एहतजाज जारी रहेगा उस वक्त तक जब तक खान साहब बाहर नहीं निकल आते, जो मर्जी हो जाए। और हम ये जो हमारा जो ये स्ट्रगल है, हम डाई डाउन नहीं होना चाहते। तो हम पार्लियामेंट के अंदर आवाज उठाएंगे, हम पार्लियामेंट के बाहर यहाँ बैठे हुए हैं, हम हंगर स्ट्राइक की सूरत में इसकी आवाज उठा रहे हैं, हम प्रोटेस्ट की सूरत में कर रहे हैं, हम रैली की सूरत में कर रहे हैं, हम एहतजाज की सूरत में कर रहे हैं, हम जलसों की सूरत में कर रहे हैं। इस वक्त जो लाकानूनीत है, जो जबरी गुमशुदगियां हैं, इसके खिलाफ और नाइंसाफी है, इसके खिलाफ ये हमने आवाज उठाना है। और ये भी एहतजाज का एक तरीका है और सारे पार्लियामेंटेरियन इसमें शिरकत करते हैं। वैसे तो आपने एहतजाज के दूसरे भी रास्तों का जिक्र किया कि एहतजाज कर रहे हैं, रैलियां निकाल रहे हैं, लेकिन वो एहतजाज या जलसे तो आप नहीं कर पा रहे। अगरचे आपने बार बार ऐलान किया कि इस दफा हमें इजाजत नहीं मिलेगी, फिर भी हम करेंगे। अब पिछली मरतबा जो था आपको इजाजत नहीं मिली, लेकिन आप नहीं कर सके, तहरीक इंसाफ जमात इस्लामी ने आकर धरना दे दिया, आप लोगों ने इसको पीर तक के लिए मुलतवी किया और फिर वो पीर को भी ना हो सका। बिल्कुल, ये खान साहब के जो इंस्ट्रक्शंस है उसके मुताबिक हम चल रहे हैं। और खान साहब की इंस्ट्रक्शंस यही थी कि अगर आपने इस्लामाबाद में जलसा करना है तो ज्यादा लोग इसमें आ जाएं और आप जलसा करें, लेकिन उसी के साथ करें। ये बात आप बिल्कुल सच कह रहे हैं, सही फरमा रहे हैं कि जो बाकी पार्टी से उनको तो इजाजत मिलती है और हमें इजाजत नहीं मिलती। लेकिन हम बार ये कह चुके हैं कि हम जलसा करेंगे इजाजत के साथ। अब हमने जलसा 5 तारीख को करना है, इंशाल्लाह बहुत बड़ा जलसा होगा सवाबी के मुकाम पे। पूरे पाकिस्तान से लोग आ जाएंगे। खान साहब के जेल जाने के 1 साल पूरा हो जाएगा और उसी दौरान खान साहब की किसी केस में कन्विक्शन नहीं है, उसके 1 साल पूरा होने को ये एहतजाज करेंगे। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमारी पिटीशन पेंडिंग है और अभी उसमें इंशाल्लाह ताला एक डेट मुतवक्की है 22 अगस्त या उसके मिलता जुलता डेट इंशाल्लाह ताला हमें मिलेगा। और इस अगस्त में ही सबसे बड़ा जलसा है इंशाल्लाह ताला इस्लामाबाद में भी। इस्लामाबाद में किस मकाम पर आप जलसा करना चाहते हैं? इस्लामाबाद में हमने 2-3 जगहों का इंतखाब किया था। एक तो ये कहा था कि जी हमें उस जगह दे दे, जो पार्क की जगह दे दे, परेड ग्राउंड की जगह दे दे, लेकिन अभी तक जगह का तयन नहीं हो सका। लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन चाहेगी, जो 4 वेन्यू हमने दी उनमें से कोई भी वेन्यू हमें मिलेगी तो हम करेंगे। अच्छा, 22 अगस्त की इजाजत तो मिल गई है आपको मेरा ख्याल है जलसे की? देखिए, अभी वो कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ताला। अगर 22 अगस्त को फाइनल होता है बिल्कुल करेंगे इंशाल्लाह जलसा। अच्छा, वैसे साहब ये बताएं कि अब आप कोई ग्रैंड अलायंस बनाने की बात कर रहे हैं, उमर अयूब साहब, असद कैसर साहब वगैरह कह रहे हैं कि हम अब अपने अलायंस को बड़ा करेंगे। कौन सी जमातें हैं जो अभी तक आपके अलायंस में शामिल नहीं थी जिनको आप ला रहे हैं? देखो, पहले जो हमारे साथ जमातें शामिल हो चुकी थी, उसके बाद तो हमारे साथ कोई जमात शामिल नहीं हुई है। पर मौलाना फजलुर्रहमान साहब के साथ हमारी बातचीत चल रही है और हमें उम्मीद ये जरूर है कि वो हमारे साथ आ जाएंगे। और हम सारे पॉलिटिकल पार्टीज को यही कह रहे हैं कि हमारा 2 पॉइंट एजेंडा है। एक, किसी भी वक्त में इलेक्शन जो है वो रिग ना हो।
और दूसरी ये कि अदलिया इंडिपेंडेंट और अदलिया पे किसी भी इंटरनल एक्सटर्नल प्रेशर ना हो। इन 2 पॉइंट एजेंडा के लिए हम सबको साथ लेके जा रहे हैं और हम सबसे अपील कर रहे हैं कि वो आए और हमारे साथ शामिल हो और स्ट्रगल को पाकिस्तान की खातिर, डेमोक्रेसी की खातिर, अवाम की खातिर ये हम उनको आगे लेके जाएं। तो कोशिश करेंगे कि सारे हम ख्याल पार्टी हमारे साथ मिलें और इस स्ट्रगल में हमारे साथ शरीक हों। क्या JUI को हम ख्याल पार्टी अब कहा जा सकता है सर? देखिए, जो भी इस तनाजुर में आता है कि उनका एजेंडा यही है कि इन 2 पॉइंट्स पे हम इकट्ठे हो सकते हैं, तो देखिए पॉलिटिक्स में कभी दोस्त और दुश्मन नहीं हुआ करता। कई पॉइंट्स पे आप इत्तेफाक कर सकते हैं और कोई ऐसे पॉइंट्स भी होते हैं जिन पे आप इत्तेफाक नहीं भी करते। अगर इत्तेफाक हमारा हो सकता है इन 2 पॉइंट पे तो हम आगे जा सकते हैं, और अगर ये 2 पॉइंट पे है तो वो हम ख्याल पार्टी है, क्योंकि सारे चाहते हैं कि डेमोक्रेसी हो। डेमोक्रेसी का मतलब है पार्लियामान मुस्तकम हो, आजाद हो, सुप्रीम हो और इलेक्शन रिग्ड ना हो, और इसके साथ साथ ये हो कि अदलिया जो है वो आजाद है। क्योंकि बड़ा अरसा हो गया असद साहब, ये अब होना ये चाहिए कि ये तासुर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो, और वो तासुर ये खत्म हो कि कोई एक आदमी या कोई एक इदारा या किसी एक इदारे का सरबराह वो पूरे सिस्टम पे हावी हो। ये नहीं होना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो चीफ जस्टिस हो, चाहे वो वजीर आजम हो, चाहे कोई भी हो। इसलिए होना ये चाहिए कि पाकिस्तान के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके मुताबिक सारे अर्गन्स अपने हदूद में रहते हुए और अपनी फराइज अंजामदही करते हुए वो आगे बढ़े पाकिस्तान की खातिर, और एक दूसरे को वो रीच ना करे। बेशक एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं कि हर एक अपनी हुदूद में रहकर काम करे। अब जाहिर है आप फौज की भी अपनी एक हुदूद है, फौज का अपना एक काम भी है, इसमें कोई शक नहीं है, उनका रोल ऐसा नहीं है, और यही तो हम सारे कह रहे हैं कि देखो गैर सियासी होनी चाहिए। लेकिन ये जरूर कहा है कि कुछ कशीदगियां अगर बढ़ती हैं तो कशीदगियां कम करने के लिए खान साहब ने इस बात का अंदिया दिया कि ये मुज़ाकरात होने चाहिए और मिस ट्रस्ट नहीं होना चाहिए, ये ट्रस्ट डेफिसिट नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, उसके दरमियान और पाकिस्तान फौज के दरमियान कोई ऐसा खलीज नहीं होना चाहिए। तो इस बात को उन्होंने तस्करा किया था और इसी के तनाजुर में उन्होंने कहा है, और हमेशा से खान साहब कहते चले आए कि मुल्क भी हमारा है, फौज भी हमारी है, जो भी लोग इसको लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं वो पाकिस्तान के दोस्त नहीं। आप क्या फौज को गैर सियासी मामलात में खुद लाना चाहते हैं? ये क्या दुरुस्त अमल होगा? नहीं, देखो हम सियासत से अलग देखना चाहते हैं और किसी उनको लाना नहीं चाह रहे, लेकिन अगर बेहतरीन एक पाकिस्तान में एक बहुत अहम रोल है इनका एक किरदार है और हमेशा से किरदार रहा है। तो इसलिए अगर कोई खलीज किसी पॉलिटिकल पार्टी में और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान आ जाता है, उसको कम करने के लिए जरूरी है कि कोई मुज़ाकरात। लेकिन अभी तक आपने, चूंकि ये अभी पहली मर्तबा तो बात नहीं हुई, तो अब ये बताइए बैरिस्टर साहब कि आज तक जितनी आपने बार ये बात की है, कोई रिस्पॉन्स मिला है फौज की तरफ से? और अगर नहीं मिल रहा तो फिर बात को दोहराने का क्या मतलब होगा? नहीं, वो बात तो देखिए गिव अप तो नहीं कर सकते, हमारी एक ख्वाहिश है और ख्वाहिश का इजहार कर चुके हैं, और ये हमने कहा है पाकिस्तान की खातिर, मुल्क की खातिर, जमहूरियत की खातिर और आगे बढ़ने की खातिर किया है। तो इसलिए ये तो बारहा कहा है, लेकिन सो फार कोई मुज़ाकरात नहीं हुए, और हम ये भी ऐलान कर चुके हैं कि अगर मुज़ाकरात हुए, किससे हुए और किस पॉइंट्स पे हुए, अगर कुछ हुए तो हम वो भी जरूर बताएंगे। इसलिए हमने कोई बैकडोर चैनल नहीं रखा हुआ, जो कुछ है वो पब्लिक। किस मौजू पर मुज़ाकरात होंगे? क्या नुक्ता होगा आपके मुज़ाकरात का? देखिए, अभी कोई चीज ऐसे नहीं है कि जो ऑन द टेबल ना हो, और ये भी हो कि उसका एक्सक्लूजन हुआ हो कि क्या TORs होंगे। एक मरतबा ये हो जाए आगे की तरफ अगर हम बढ़े तो फिर सबको पता चलेगा कि पाकिस्तान की तरक्की के लिए और ये जो तनाव है इसको खत्म करने के लिए जो भी चीज जरूरी होगी वो सब कुछ ऑन द टेबल होगा इंशाल्लाह। वैसे साहब, इस पर अता तारड़ साहब और बाकी लोग जो मिनिस्टर हैं वो मजाक उड़ा रहे हैं, ख्वाजा आसिफ साहब भी, वो कह रहे हैं कि पहले आप कहते थे हम बातचीत नहीं करेंगे, अब आप कहते हैं प्लीज हमसे बात करो। वो कहते हैं कि जी अब आप तरले मिन्नतों पर उतर आए हैं। ये जो 2 साहिबान का आप जिक्र कर रहे हैं, दोनों हार चुके हैं, लेकिन ये सेकंड टाइम है इवन कि कोई ना कोई बहाना बना करके ये पार्लियामेंट में रिमेज दिए हुए एक बार, यही मैं कहूँगा। आपने जब खान साहब ने बात की कि एक नुमाइंदा वहां से मुकर्रर हो जाए और हम फिर मुज़ाकरात करेंगे, कोई इसका जवाब आया है अभी तक? नहीं, सो फार कोई जवाब मेरे इल्म के मुताबिक तो नहीं आया। ठीक है। अच्छा वैसे साहब ये बताइए, मखसूस नशस्तों के हवाले से आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है? एक इब्हाम मौजूद है इलेक्शन कमीशन के यहाँ, और वो उस इब्हाम के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास गए हैं। वो कहते हैं कि जी चूंकि पार्टी का कोई स्ट्रक्चर ही मौजूद नहीं है, आपको भी वो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं मानते, और वो कहते हैं कि सेक्रेटरी जनरल भी नहीं है, चेयरमैन भी नहीं है, तो हम किसके दस्तखत के साथ कोई लिस्ट कबूल करें? इस नुक्ते की वजाहत कर दें, आप क्या कहते हैं इस पर? देखिए, मैं समझता हूँ हम ये तीसरा इलेक्शन करा चुके हैं, और तीसरा इलेक्शन कराए हैं तो इलेक्शन कमीशन के पास हम डॉक्यूमेंट जमा करा चुके हैं 7 मार्च को, और ये मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक
के वक्त गुजरा, एक भी क्वेश्चन इलेक्शन कमीशन ने हमें पोज नहीं किया है कि ये आपके इलेक्शन नहीं हुए या सही नहीं हुए या उसमें कोई फॉल्ट है। नॉट अ सिंगल क्वेश्चन। इलेक्शन कमीशन का ये था क्या ये पार्टी थी, क्या ये पार्टी इलेक्शन कर सकती थी। वो सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में भी क्लैरिफाई कर दिया कि पॉलिटिकल पार्टी थी है और हमें वो सीटें भी मिली। इलेक्शन कमीशन हमेशा से बहाना बना रहा है। ये जो लोग जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा वहां टिकट और सर्टिफिकेट मौजूद थे, ये सर्टिफिकेट मैंने साइन किए थे और मेरे दस्तखतों से सारे जो हमारे कैंडिडेट है उनके पास गए थे। आज भी इलेक्शन कमीशन ने जो मुझे लेटर भेजे हैं, जो नोटिस भेजे हैं हेयरिंग के लिए, वो उसके भी साथ ही लिखा हुआ है कि मुझे उन्होंने एड्रेस किया एज अ चेयरमैन। ये पॉलिटिकल पार्टी का मसला है, मामला है कि कौन उनका चेयरमैन है और कौन उनका सेक्रेटरी जनरल है। आप और जो आपके साथ खतो किताबत हो रही है उसमें आपके नाम के साथ चेयरमैन तहरीक इंसाफ वो लिख रहे हैं, खुद इलेक्शन कमीशन लिख रहा है, आप ये कह रहे हैं? जी, ये बिल्कुल वो लिख रहे हैं और लिखना चाहिए। और ये हमारा जो मामला है और इलेक्शन कमीशन को किस चीज की इंस्ट्रक्शन चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पॉलिटिकल पार्टी मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने वो भी नहीं किया कि हेड ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, जिस तरीके से पहले ये कहते चले आ रहे थे। ये तो मैं समझता हूं कि अगर हमारा इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी भी इनको लेटर लिखता कि ये हमारे कैंडिडेट थे जिनको हमने टिकट इशू किए थे और ये हमारे सपोर्टेड वर्कर थे, और इवन अगर हमारे जो वेबसाइट को डील करते हैं और जिनको हमने टिकट दिए हुए थे और उनकी पूरी लिस्ट दी थी, वो रिकॉर्ड कीपर भी अगर हमारा सुप्रीम कोर्ट में ये इलेक्शन कमीशन में कंफर्मेशन भेजता कि ये हमारे कैंडिडेट है और किसी की तरफ से उसकी कोई मुखालिफ स्टेटमेंट नहीं आई है कि वो हमारे कैंडिडेट नहीं थे, तो दैट इज द एंड ऑफ द मैटर। इलेक्शन कमीशन को चाहिए था, लेकिन हमेशा इलेक्शन कमीशन हमेशा से हमारा मुखालिफ रहा है। हमेशा से हमारे लिए कोई ना कोई उन्होंने बहाना बनाया और बहाना बनाते हुए आगे बढ़े, और यही रीजन है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब रेफरेंसेस फाइल किए हैं कि इलेक्शन कमीशन को अब नहीं होना चाहिए। गौर साहब, इस अब तो नई कानून साजी हो रही है, उसके मुताबिक अगर एक कोई पार्टी डिक्लेरेशन कोई तब्दील नहीं कर सकता, यानी अगर आजाद उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जा चुका है तो वापस तहरीक इंसाफ में नहीं जा सकता इस नए कानून साजी के मुताबिक जो बिल पास होने जा रहा है। देखिए, ये गैर आईनी गैर कानूनी किस्म की बिल्कुल गैर आईनी है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वायलेशन है। सुप्रीम कोर्ट कई मरतबा जजमेंट दे चुकी है। इसी तरीके से आप सुप्रीम कोर्ट के आखिरी फैसले को मच लेस कि वो फुल कोर्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो, उसकी इफेक्ट को आप इस तरह नलिफाई नहीं कर सकते जिस तरीके से ये जा रहे हैं। और ये तो सटल मामला है अभी कि जो रिजर्व सीट है वो अगर हमें नहीं मिलती तो इनको तो मिल नहीं सकती किसी सूरत, और ये सीटें हमें सुप्रीम कोर्ट ने दी है और कानून के मुताबिक दी है। ये फैसला करना कि बाद में और उनको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना, हम समझते हैं ये गैर कानूनी है, गैर आईनी है। इंशाल्लाह हम इसको सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज करेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले का दिफा करते हुए इंशाल्लाह ये सीटें हमें देगी। कोई भी मरतबा ये लाजिम होता है पॉलिटिकल सिस्टम में और इवन डेमोक्रेसी में कि जो भी कंट्रोवर्सी हो उसका एक एंड हो, और वो एक एंड ये होता है कि जब सुप्रीम कोर्ट फैसला करे, दैट इज द एंड ऑफ द स्टोरी। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पे आप कानून साजी करके ऐसे फैसलों को आप खत्म नहीं कर सकते जिससे आपको सियासी फायदा लेना चाहे। जिस तरीके से आप अपने पास जो है मेजॉरिटी आप अपने आप को दे दे पार्लियामान में, ये हमारी सीटें थी, हम ही उनके लिए लड़ रहे थे और इंशाल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट ये सीटें हमें ही देगी। तो आप इस कानून साजी को चैलेंज करेंगे सुप्रीम कोर्ट में? यस, हम जरूर चैलेंज करेंगे। हम तो कह रहे हैं कि ये कानून पास ही नहीं होना चाहिए और हो ही नहीं सकता कि आप उनको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट भी दे दें और आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी नलिफाई कर दें और इसका फायदा आप ले रहे हैं कि जी ये सीटें आपको मिलने चाहिए। ये तो हर हुकूमत, फिर कोई भी फैसला, ये तो आप पार्टी के लिए फैसला आया, इसका मतलब है कि ये लोग और ये हुकूमत है जिस तरीके से पहले NRO लेके आए थे और 8000 केसेस खत्म करवाए थे और 8000 केसेस खत्म करा के फिर सुप्रीम कोर्ट भेजा। सुप्रीम कोर्ट ने यही फैसला कर लिया कि आप जजमेंट को इसी अंदाज से खत्म नहीं कर सकते थे जिस तरीके से आप लोगों ने NRO कर दिया। ये NRO 2 लेके आ रहे हैं अपने लिए और ये NRO 2 इंशाल्लाह ताला खत्म करेगा। गौर साहब, ये तो बात की बहस है ना कि आपको मखसूस नशिस्तें आपको मिलनी चाहिए, उन्हें मिलनी चाहिए। पहली बहस तो ये कि अब तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में पार्लियामानी पार्टी अब बन सकती है कि नहीं बन सकती। अगर ये कानून साजी हो जाती है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला अपनी जगह पर मौजूद है लेकिन नई कानून साजी हो जाएगी, तो पहला सवाल तो ये पैदा होगा कि आप अपने PTI के प्लेटफॉर्म पर जा सकेंगे या नहीं? नहीं, देखिए, जहां तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लियामेंट्री पार्टी बनने का सवाल है तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तो नोटिफिकेशन हो गए। जो 39 MNA से उनका नोटिफिकेशन हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट में इस वक्त
पार्लियामेंट्री पार्टी बन चुकी है और पंजाब में भी बन चुकी है, केपीके में भी सर, बन लेकिन चुकी अभी है, ये कानून अगर पास हो गया और इसका नफाज 2017 के एक्ट के जब से नफाज था, ये रेट्रोस्पेक्टिव होगा, तो फिर तो आपका ये नोटिफिकेशन चैलेंज हो जाएगा, क्योंकि आप तो फिर मेंबर बने, फिर तो आप सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से दोबारा तहरीक इंसाफ में जा नहीं सकते। नहीं, वो ये तहरीक इंसाफ में तो हम थे भी और है भी और रहे भी थे, और सुप्रीम कोर्ट ने, देखो जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला अभी डिटेल रीजन आएगी इंशाल्लाह, उसमें सब कुछ मौजूद होगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही कैंडिडेट्स थे और उनको अगर निशान मिलना था तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का निशान मिलना था। वो निशान इसलिए नहीं मिला कि एक गलत फैसले की वजह से वो निशान लिया गया, लेकिन ये लोग कंटिन्यू करते हैं कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट थे। इलेक्शन के बाद इलेक्शन कमीशन ने ये प्रिज्यूम कर लिया कि आप इंडिपेंडेंट जीत चुके हैं, लिहाजा आपके इंडिपेंडेंट निशानात थे, लिहाजा आपके लिए एक पार्टी का होना लाजिम है। और इलेक्शन कमीशन ने कहा कि नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऑप्शन तो आपका अवेलेबल नहीं है, इसलिए ये लोग दूसरे पार्टी में चले गए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी यही होल्ड किया कि वो फैसला और इस तरह का प्रिजम्पशन जो है ये गलत था, लिहाजा वी गो बैक टू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और ये वही था जो पहले दिन से हम कहते चले आ रहे थे कि जी यही हमारी पार्टी है और इस पार्टी में ही। सही है, लेकिन सर इसमें जो सबसे बड़ा इतराज उठाया गया वो ये कि री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, और वो कहते हैं कि जी आपने तो ये दरखास्त ही नहीं की थी, आप तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के लिए मखसूस नशस्तें मांगने गए थे, आप तो अपने लिए मांग ही नहीं रहे थे, तो आपको तो बिन मांगे मिल गया है। ये इतराज है बेसिकली, इसका आप क्या जवाब देंगे? ऐसी बात नहीं है, वो देखो सुन्नी इत्तेहाद और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक ही पार्टी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सामने एक क्वेश्चन जब आ जाता है, सुप्रीम कोर्ट पहला कोर्ट, लास्ट कोर्ट, कोर्ट ऑफ लास्ट रिजॉर्ट है और कंप्लीट जस्टिस करता है। और सुप्रीम कोर्ट ने इस तनाजुर में ये फैसला कर लिया कि ये फैसला गलत है कि आप कहें ये इंडिपेंडेंट, तो कानून की तशरीह इस तरह की गई कि ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट नहीं थे, ये पार्टी के कैंडिडेट थे। और पार्टी के कैंडिडेट होते हुए वो जो सेकंड वाला पोर्शन था वो सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया कि इसी वजह से गलती हुई है कि इनको इलेक्शन कमीशन ने ये गलती करने के निशान लिए लाट करवाया पॉलिटिकल पार्टी को, और ये एज्यूम किया गया कि पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट नहीं कर रही है, इसलिए ये हम रिवर्स करते हैं। तो जब वो रिवर्स हो ऑटोमेटिकली हम अपने पार्टी के रहे। सर वैसे साहब क्या होगा अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला इंप्लीमेंट नहीं होगा? हमने उमरता बंदयाल साहब का भी देखा था, उन्होंने इलेक्शंस का बार बार ऑर्डर किया, इंप्लीमेंट नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ था। अगर हुकूमत ये ठान लेती है कि हमने फैसला इंप्लीमेंट नहीं होने देना, क्या होगा फिर? मैंने सुना नहीं है साहब, दोबारा। मैं कह रहा हूं कि क्या होगा अगर हुकूमत ये ठान लेती है कि हम सुप्रीम कोर्ट का फैसला इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि वो समझते हैं कि ये फैसला ठीक ही नहीं है। क्योंकि हमने उमरता बंदयाल साहब के जमाने में भी देखा था, पीडीएम की हुकूमत थी, इलेक्शन का ऑर्डर आ रहा था और वो उसको इंप्लीमेंट नहीं कर रहे थे और इनकार कर दिया था और कुछ भी नहीं हुआ था। आपको ये हम बिल्कुल हमारे पास हमारे जहन में है और इनके इरादों से हम वाकिफ है और उन पर हमारा नजर भी है। इनका मतलब ये हो रहा है कि ये इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। इन्होंने पहले कौन से फैसले इंप्लीमेंट किए थे? सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी फैसले दिए तो ये इंप्लीमेंट नहीं कर रहे थे। जब कोर्ट बनती थी तो ये कहते हैं फुल कोर्ट बनो, फुल कोर्ट बन जाती थी तो ये कहते हैं अपना जज उन्होंने लाओ। ये देखो, इनको वो जजेस चाहिए थे जिस तरह के मलिक कयूम साहब वाले जजेस चाहिए थे, जिसके मर्जी के फैसले ले ले और मर्जी के फैसले उन पे इंप्लीमेंट करवा ले। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला और हम यही कह रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला इंप्लीमेंट करेगा। आखिरी सवाल सर, बैसर साहब आखिरी सवाल आपसे यह है कि अक्टूबर के बाद आप क्या तब्दीली देख रहे हैं? क्योंकि असद कैसर साहब कह रहे हैं कि दिसंबर में हमारी हुकूमत बन जाएगी। देखो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी जज पे कभी रिलायंस हम नहीं करें कि ये जज चेंज हो जाएगा तो फिर हमारे साथ ये हो जाएगा। हमने कभी ऐसा नहीं कहा और हम यही कह रहे हैं कि देखो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कभी किसी एम्पायर को साथ मिला के नहीं खेलती। हम पब्लिक पॉलिटिक्स पे बिलीव करते हैं, पावर शेयरिंग पे बिलीव नहीं करते। हम अपना स्ट्रगल कंटिन्यू करेंगे, रूल ऑफ लॉ के लिए करेंगे, इंसाफ के लिए करेंगे, डेमोक्रेसी के लिए करें, व्हाटएवर दैट इज। और खान साहब को कब तक आप बाहर आता हुआ देख रहे हैं सर? इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द। इनकी कोशिश तो यही है, कोशिश यही हो रही है कि ज्यादा से ज्यादा केसेस में इन्वॉल्व करें, लेकिन 200 केसेस में से कुछ नहीं बना। इंशाल्लाह ताला खान साहब जल्द बाहर आएंगे। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर गौर साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। बैरिस्टर गौर चेयरमैन तहरीक इंसाफ हमारे साथ मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। इसके बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने के बाद जो तजवीज़ की गई कानून साजी है उस पर एक तरफ तो सियासी जमातों में बेचैनी पाई जाती है, दूसरी तरफ एक महाजराई या कशमकश की फ़ज़ा भी पैदा हो रही है। इन तमाम उमूर पर बात करेंगे। हमारे साथ अहमद बिलाल महबूब साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल महबूब साहब। सर ये बताइए कि पार्लियामान सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आने वाले फैसलों के बाद जो कानून साजी का अपना हक इस्तेमाल कर रही है,
वो मौजूदा हालात में सही दिखाई देता है, या ये लगता है कि अपने हक का सही इस्तेमाल कर रहा है पार्लियामान? बहुत शुक्रिया। देखिए, ये जब बात हो रही थी सुप्रीम कोर्ट पे, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जजों में भी दो स्कूल ऑफ थॉट नजर आ रहे थे। एक वो था जो ये कह रहा था कि हमें तकनीकी निकात से ऊपर उठ के एक मुकम्मल इंसाफ करना चाहिए और हमें एक इसकी वसी तनाजुर में इंटरप्रिटेशन करनी चाहिए। और एक जजों का ग्रुप था जो ये कहता था कि नहीं, हमें कानून और आइन के अंदर जो अल्फाज दिए हुए हैं उनके मुताबिक फैसला करना चाहिए। तो बिलाखिर जो फैसला आया उसमें वो ग्रुप मेजॉरिटी भी था जो ये चाहता था कि नहीं, हम टेक्निकलिटीज से उठ के इंसाफ करें, इंसाफ की यानी कानून की स्पिरिट के मुताबिक फैसला करें। सही। तो वो फैसला हो गया। लेकिन अब ये जो फैसला था, ये पार्लियामान के अंदर जो लोग हैं उनके अंदर एक बड़ी तादाद ये महसूस करती है कि नहीं, फैसला कानून के मुताबिक ही होना चाहिए था, उसकी स्पिरिट सिर्फ काफी नहीं है, लेटर भी इम्पोर्टेंट है। तो ये दो तरह से एक महाजराई की कैफियत है। एक तो पार्लियामान बामुकाबला जुडिशरी एक महाजराई होगी, और एक महाजराई चलती आ रही है पीटीआई और उसके सपोर्टर्स की, और दूसरा उसके मुकाबले में जो पीटीआई के मुखालफिन है, पीएमएलएन है, पीपीपी है। तो ये दोनों बातें ये महाजराई की तरफ जा रही हैं, और इसमें हमें सिवाय है कि आइंदा आने वाले दिनों में महाजराई और बिटरनेस बढ़ती नजर आए, और तो कुछ नजर नहीं आता। तो ये सिर्फ तनाव नहीं है, ये तनाव से थोड़ा आगे की चीज आपको दिखाई दे रही है अदलिया और हुकूमत के दरमियान। जी, ये तनाव है, और तनाव के बाद की जो सूरत हाल होती है वो कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन भी हो सकता है, अनफॉर्चुनेटली। क्योंकि देखिए, अगर आइन के तहत दिए गए दो इदारे अब एक दूसरे के मुकाबले खड़े हो जाएं और पार्लियामेंट ये कहे कि हम सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानते, और सुप्रीम कोर्ट ये कहे कि हम पार्लियामेंट के दिए हुए कानून को वॉइड करार दे देते हैं, तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि ये आइन की जो मेल्ट डाउन है, या उसकी यूं समझिए कि वो आइन इस वक्त डिसफंक्शनल होने के करीब है, वैसी कैफियत पैदा हो जाएगी। तो ये सही है कि ये सिर्फ तनाव नहीं है, ये प्रैक्टिकली एक रियासत को कमजोर करने की तरफ जाता हुआ कदम है। आपके ख्याल में ये कदम किसने उठाया है, और हुकूमत क्या इसे रोक सकती है? मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट भी मेहरबानी फरमाती। मैं बस जाती तौर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हक में हूँ, मैं इस बात के हक में था और हूँ कि टेक्निकलिटी से ऊपर उठ के इंसाफ कर देना चाहिए था, स्पिरिट को ख्याल में रखना चाहिए था। क्योंकि वो लोग जो जीते थे वो दरहकीकत पीटीआई के लोग ही थे, पीटीआई के सपोर्टेड आजाद लोग थे। वो आजाद इसलिए थे कि उनको सिंबल नहीं मिला था, और बकौल फैसले के वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के इलेक्शन कमीशन ने उसकी इंटरप्रिटेशन सही नहीं की थी। वो बहरहाल इख्तलाफी बात है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट मेहरबानी करती अगर, तो वो ये फैसला शॉर्ट ऑर्डर देने के बाद तातीलात पे ना चली जाती और इस फैसले का तफसीली फैसला भी जारी कर देती, और जो रिव्यू पिटीशन है उसका भी फैसला कर देती। महीना बाद आगे बढ़ जाती तो वो अपनी तातीलात को रिशेड्यूल कर लेते, तो कौम ये लटकी ना रहती। और फिर ये जो इस वक्त जो फिजा पैदा हो रही है इस खला के अंदर, फिर एक कानून साजी भी हो रही है और उसके बारे में सवालात भी उठ रहे हैं, तो वो ना उठते। लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा किया है। सही है, मगर सर हुकूमत का अहमद बिलाल महबूब साहब ये कहना कि जी ये फैसला ही ठीक नहीं है सुप्रीम कोर्ट का, चूंकि ये फैसला ठीक नहीं है तो इसलिए इसको कैसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है? सुप्रीम जाहिर हुकूमत के पास होगी एक रास्ता, वो रिव्यू में चले जाएं, जो कि वो चले गए हैं। लेकिन क्या एक तशरीह जो सुप्रीम कोर्ट ने की है उसकी तशरीह को हुकूमत खुद तशरीह कर सकती है उसकी इस अंदाज में? देखिए, ये तशरीह नहीं है, ये तो कानून साजी है। एक लिहाज से तशरीह भी कह सकते हैं कि वो कवानीन जो पहले से मौजूद थे उनको मजीद उन्होंने तगड़ा कर दिया है, रीइंफोर्स कर दिया है, और अब ये कह दिया है कि इस कानून के ऊपर बावजूद इसके कि सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला आ जाए, यही कानून होगा, वो लागू होगा। तो अब ये एक ऐसा सवाल है जिसका मेरे जैसा आदमी तो एक हतमी तौर पे जवाब नहीं दे सकता। ये बहुत गहरा कानूनी सवाल है कि क्या ऐसा हो सकता है, क्या कानून साजी के जरिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आप न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, और ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता? अगर अहमद बिलाल साहब आप ये समझ नहीं पा रहे हैं तो जाहिर आम आदमी भी समझ नहीं पा रहा, तो फिर इसका फैसला भी क्या सुप्रीम कोर्ट ही करेगी कि ये हो सकती है कानून साजी या नहीं?
करना तो सुप्रीम कोर्ट को ही चाहिए। जाहिर है हतमी फैसले सुप्रीम कोर्ट के यहाँ ही होते हैं। माजी में भी देखिए ना, आप आर्टिकल 63A के बारे में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा मुतनाज़ फैसला आया था। उन्होंने रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कर डाला था, लेकिन इसके बावजूद उस पर अमल तो हुआ। उसके नतीजे में जो PMLN की गवर्नमेंट थी पंजाब में, वो खत्म हुई और दूसरी गवर्नमेंट आई। तो इसलिए मुअज़्ज़म मुल्कों में सुप्रीम कोर्ट के फैसले तो हतमी होते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी मेहरबानी फरमाती है कि वो छुट्टियों से ज्यादा अपने इंसाफ को ज्यादा अहमियत देती है। सही है। आपने कॉन्स्टिट्यूशन मेल्टडाउन या ब्रेकडाउन का जिक्र किया, ख्वाजा आसिफ भी पिछले दिनों ये इस्तेलाह इस्तेमाल कर चुके हैं। इससे अहमद साहब क्या मुराद क्या होती है? जब कॉन्स्टिट्यूशनल मेल्टडाउन होता है तो फिर क्या होता है? फिर अनार्की होती है। फिर मतलब यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर ना अमल हो रहा है। जो अदालत कह रही है वो हुक्म भी नहीं माना जा रहा, और अदालत कह रही है कि नहीं आपका कानून ठीक नहीं है, और पार्लियामेंट कह रही है कानून हमारा ही ठीक है, हमारा ही हक है कानून बनाने का। तो इसमें फिर जो इदारे हैं जिन्होंने उस कानून पे फैसलों पे अमल करना होता है, तो वो फिर एक छशोपंज में पड़ जाते हैं, वो डिसफंक्शनल हो जाते हैं। मौजूदा हालात में सर आपको ये लगता है, जैसे आपने खुद भी कहा कि मुहज़्ज़ब माशरों में अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से इख्तलाफ भी हो तो बहरहाल वो फैसले इंप्लीमेंट होते हैं, आपके ख्याल में कोई इस बात का खदशा या इम्कान मौजूद है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी इंप्लीमेंट ना हो, उस पर अमल दरामदी ना हो? जिस बात का इम्कान मौजूद है, बदकिस्मती से इसलिए मौजूद है कि पार्लियामेंट भी कानून साजी का इख्तियार रखती है। तो वो कहेगी तो कानून हमने बना दिया है, मेजॉरिटी से पास हुआ है, कौमी असम्बली से, सेनेट से, पार्लिमानी कमेटियों से, तो वो किस बुनियाद पे आप उसे अनलॉफुल करार दे रहे हैं? तो जिस तरह आपने देखा था कि माजी में जो इलेक्शन करवाने के बारे में सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर था, वो भी इलेक्शन कमीशन उस पर इम्प्लीमेंट नहीं कर सका था, क्योंकि पार्लियामेंट की करारदादें थी, उन्होंने पैसे भी जारी नहीं किए थे, बहुत सी ऐसी चीजें हो गई थी, उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई थी। तो वो भी तो हो चुका, एक नजीर बदकिस्मती से कायम हो गई। तो इसलिए ये भी हो सकता है, क्योंकि फैसले के खिलाफ ना भी जाए तो कम से कम एक ऐसी कैफियत पैदा हो जाएगी जिसपे फैसला ना इधर होगा ना उधर होगा, तो जाहिर है उसका फिर फायदा तो PMLN को होगा, नुकसान PTI को होगा, क्योंकि PTI को तो फायदा उसी सूरत में होगा जब नशिस्तें उसे मिल जाएं और उनकी तादाद बढ़ जाए। सही है। अहमद साहब, आखिरी सवाल ये कि आपने पतन की रिपोर्ट आपकी नज़र से गुजरी होगी, जिसमें कुछ पोलिंग स्टेशन के बारे में बताया गया कि वहाँ पर टर्नआउट जो है वो 100% से भी ज़्यादा रहा। एक दो पोलिंग स्टेशन ऐसे भी जहाँ पर 102% टर्नआउट भी हो गया। 90% से ज़्यादा टर्नआउट वाले तो बहुत सारे पोलिंग स्टेशन हैं। आपके ख्याल में इस तरह की जो एनालिटिक रिपोर्ट्स हैं, जिसको PMLN ये कह के मुस्तरद कर रही है कि जी ये किसी खास जो है वो आपके एक एजेंडे के तहत भी हो सकता है, लेकिन ये तो एक मैथमेटिक्स है जो रिपोर्ट सामने आई है, ये तो जो दस्तयाब फॉर्म 45 है उसके प्लस माइनस करके या उसकी परसेंटेज निकाल के एक रिपोर्ट तैयार की गई है। आप कैसे देख रहे हैं इस रिपोर्ट को? देखिए, मैं इस रिपोर्ट को, चूंकि मैंने तो वो एक्सरसाइज नहीं की जिसकी बुनियाद पे मैं उनके इस क्लेम को कह सकूं कि ये दुरुस्त है या ये गलत है, वो उनका क्लेम है, तो मैं इसे जब तक चेक ना कर लूं, स्क्रूटनी ना कर लूं खुद और किसी नतीजे पे ना पहुंच जाऊं, तो मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन 100% से ज्यादा टर्नआउट जो है वो तो बिल्कुल ही नामाकूल सी बात है, और वो बिल्कुल कुछ ऐसे फॉर्म 45 तो बहरहाल एग्जिस्ट करते हैं ना सर, जिस पर हमें नजर आ रहा है कि वहां पर रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद जो है वो 1817 है और वोट वहां पर कास्ट हो रहे हैं 1825। तो ऐसे फॉर्म 45 तो हमने खुद भी देखे हैं और ये फॉर्म 45 अपलोड हुए में। जी, ऐसे बहुत से पोलिंग स्टेशनों के फॉर्म 45 हैं जिनके ऊपर बाज़ चीजों को काट के दोबारा लिखा गया है, वो पढ़ा नहीं जाता, वो दूसरी, तो मुझे नहीं मालूम, मैं इस बारे में नहीं कह सकता। हो सकता है सही हो रिपोर्ट, हो सकता है जुज़वी सही हो सकता है गलत हो। मैं कल इलेक्शन कमीशन को इसके बारे में, उसकी जिम्मेदारी है कि इसके बारे में जवाब दे और ये बताए कि कैसे हुआ। ठीक है, बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल महबूब साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज।